गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अभिषेक पांडे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हिंदी में आप बोलते हो दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। आज हम इस संबंध को डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे, कैसे ये संबंध आप निकालिएगा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक दर्पण है। मैं वो दर्पण इधर बना दे रहा हूँ। ये आपका एक दर्पण है और मैंने इस दर्पण को कैसा दर्पण बना दिया है? आंसर है मैंने इस दर्पण को बना दिया है आपका अवतल दर्पण। तो ये आपके सामने एक अवतल दर्पण दिख रहा है। ये मैंने खींच लिया इसका प्रिंसिपल लाइन, जिसको आप बोलते हो मुख्य अक्ष। ये यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु है। इस दर्पण के इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग पोल बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया पी अक्षर से। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट प्रपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका फोकस है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने इसका सेंटर दिखा दिया, केंद्र दिखा दिया, जिसको आप वक्रता केंद्र बोलते हो। सी अक्षर से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु मतलब प्रकाश का स्रोत। ठीक, जिस वस्तु मतलब आप कह सकते हो प्रकाश का स्रोत। तो ये आपके सामने एक वस्तु है, इसका मैंने नाम रख दिया ए बी। एक वस्तु है। ठीक, अब यहाँ से इस स्रोत से इस प्रकाश स्रोत से एक किरण निकल कर चलती है और दर्पण पर बिंदु यम पर सपोज कर लीजिए आपतित होती है। उस बिंदु यम को हम लोग कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। और ये जो किरण चल रही है एम, ये मुख्य अक्ष के कैसी है? समांतर। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक, तो आप सभी को प्रकाश की प्रॉपर्टी पता होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाएगी। तो ये किरण भी परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। इस किरण को हमने अपने स्वेच्छा से नाम रख दिया, आप भी कुछ रख सकते हैं। चलिए, इसको हमने नाम रख दिया ओ। तो ये ओ एम कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर अभिलंब खींचना चाहूँ तो वो अभिलंब कहाँ से होकर जाएगा? याद रखना, मैंने क्या किया, सी को यहाँ पर एम से मिला लिया, सी को एम से मिला लिया। और हम ये बोला करेंगे कि ये जो सीएम रेखा है, अगर बिंदु यम पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये सीएम उस पर कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। आप सभी मैथ की एक प्रॉपर्टी जानते होंगे। कोई सर्किल हो, ये उसके केंद्र से, ये वक्रता केंद्र भी तो इस सर्किल का केंद्र ही तो है, इस स्फीयर का केंद्र ही तो है। उसके केंद्र से अगर हम इसके परिवृत्त पर कोई बिंदु ले लें और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो केंद्र से इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस बिंदु यम पर अगर मैं एक बिंदु यम को टच करती हुई स्पर्श रेखा खींचूं तो सी एम उस पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब आप वो प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन को याद करिए। प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन की अगर आप बात करते हैं तो क्या कहता है? ये कोई आपतित किरण है और ये मान लीजिए एक परावर्तक तल है, इससे टकराकर ये इस डायरेक्शन में चली जा रही है और मैंने यहाँ पर ये एक अभिलंब खींचा। अभिलंब का मतलब इस परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, आई से लिखते हैं। और ये वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, आर से लिखते हैं। और सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो सिंपल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये उसके लिए किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं कोण पूछूं आपसे तो बोलोगे आप कोण ए एम सी। कौन सा कोण भैया? ए एम सी बराबर होगा
कोण CMF, इसको मैंने इक्वेशन बना लिया फर्स्ट। यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे हमने क्या किया, इस बिंदु M से एक नॉर्मल खींच लिया, एक अभिलंब खींच लिया मुख्य अक्ष पर, और इसका नाम रख दिया N। तो MN क्या है, नॉर्मल है, किस पर, आंसर है इस प्रिंसिपल लाइन पर, मुख्य अक्ष पर। यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया कि ये MN इस पर कैसा है, अभिलंब है। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप देखिए AM, और अगर बात करें प्रिंसिपल लाइन की, यानी कि AM और मुख्य अक्ष BP क्या है, मुख्य अक्ष ही है, तो AM BP के कैसे है, समांतर है, चूंकि मैंने आपको पहले बताया। ठीक, AM समांतर किसके, BP के। और उसके लिए आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा CM क्या बनेगा उसके लिए, CM आपका बन जाएगा एक त्रियक रेखा बन जाएगी, और CM क्या है, त्रियक रेखा है, CM त्रियक रेखा है। उसी स्ट्रक्चर को मैं अगर छोटा सा यहाँ बनाऊँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ये AM है, ठीक है, ये AM है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, क्योंकि आपको पहले बताया गया मुख्य अक्ष के समांतर है, तभी तो फोकस से होकर जा रही है किरण परावर्तन के पश्चात। ये दूसरी किरण है BP, कौन है, BP, ठीक है। ये CM है, आप देख सकते हैं, यही तो CM है। फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या दिख रहा है, CM दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो, ये वाला कोण अगर AM BP के समांतर है और CM त्रियक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा तो मैं इसी चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोण AMC बराबर, इसलिए कोण AMC बराबर होगा कोण MCP के। किस नियम से, आंसर है एकांतर कोण है, और आप सब लोग जानते हो कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बना दिया आपका सेकंड, या इसी को आप इक्वेशन नंबर सेकंड ना बना के एक लाइन और देखिए, MCP कोण की बात करिए। MCP को फिगर में देखिए, MCP कहाँ है, तो आप फिगर में देखते हैं MCP, इस वाले कोण की बात करी जा रही है। इसी कोण को मैं लिख सकता हूँ MCF, क्या लिख सकता हूँ, MCF। बात उसी कोण की हो रही है, तो इसी को मैं आगे एक लाइन में लिख रहा हूँ, कोण AMC बराबर, कोण AMC बराबर कोण, फिर से देखिए क्या नाम था उसका, MCF। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बना दे रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब फर्स्ट और सेकंड को बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं आप, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर। कोण CMF बराबर कोण MCF, ठीक है, CMF बराबर कोण MCF। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जरा चित्र में देख लीजिए CMF और MCF कहाँ है। CMF यहाँ देखिए, ये देखिए ध्यान से, CMF इस वाले कोण की बात हो रही है, और कौन सी, MCF इस वाले कोण की बात हो रही है। अब जरा ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए। अब किसी भी त्रिभुज की वो प्रॉपर्टी याद करिए कि बराबर कोणों वाली जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं पर बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसी का उल्टा आप करिएगा तो बराबर कोणों वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब यहाँ देखना होगा कौन कौन सी भुजा बराबर होगी। अब आप देख रहे हो ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, आप कैसे लेते हो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। इस चीज़ को मैं यहाँ ड्राइव कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कौन कौन सी भुजाएं आप बराबर कहोगे। तो यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोण में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, तो आप देख सकते हैं CM क्या है, उभयनिष्ठ है। उसी को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसा कौन सा नियम है, आंसर है त्रिभुज का नियम है, समरूप त्रिभुज का नियम है। आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, इसलिए CF किसके बराबर होगा, MF के। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए CF बराबर
एम एफ, क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोणों वाली भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया त्रिभुज का गुण है, तो त्रिभुज के गुण से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगली लाइन में मान रहा हूँ यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब। ठीक है, अब द्वारक क्या होता है पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए। जो प्रावर्तक तल होता है, यहां पर आप बात करें प्रावर्तक तल कहाँ है, ये पूरा प्रावर्तक तल है। इसका जो व्यास होगा दर्पण के प्रावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोला जाता है। अब ये अगर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या तो यही होगी इसकी, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, तो व्यास कहाँ होगा, आंसर है व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब मैंने कहा दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी कि दर्पण का व्यास बहुत कम हो। ये चीज़ समझ में आ रही है, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास बहुत कम हो। अब जरा एज्यूम करिए व्यास अगर कम होगा तो ये जो इतना बड़ा स्फीयर बना है, अगर 10 सेंटीमीटर व्यास का मैं स्फीयर बनाने को कहूँ तो आप इतना बड़ा बनाओगे, और वहीं 2 सेंटीमीटर व्यास का स्फीयर बनाने को कहूँ तो आप इतना बड़ा बनाओगे, यानी व्यास कम हो जाएगा तो गोला छोटा हो जाएगा। अब इसी दर्पण, तो अगर गोला छोटा हो जाएगा तो दर्पण क्या होता है, उस कांच के खोखले गोले का पृष्ठीय भाग होता है, तो दर्पण भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी दर्पण का परावर्तक तल बहुत छोटा हो जाएगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है, आप ये समझ के चलिए, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मतलब दर्पण का जो परावर्तक तल है वो बहुत छोटा है। तो आप जो इतना बड़ा परावर्तक तल माने हैं, आप सपोज कर लीजिए इतना बड़ा अगर परावर्तक तल है, ठीक है, तो ये यम पॉइंट जो अभी इतनी दूरी पर लाई कर रहा है, इस वाले फिगर में कहीं ना कहीं इस P के बहुत समीप आ जाएगा। ठीक है, उसी चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, अर्थात M P के बहुत समीप हो, बहुत निकट हो, तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये M को मैं फिर से फिगर पर आता हूं, M को मैं यहां ना रख के इस P के बहुत निकट रखूं तो FM कहाँ होगा, आंसर है FM भी ऐसे होगा, यहाँ पर P के बहुत निकट ये FM होगा। अगर ये FM होगा तो FM आप देख सकते हैं FM लगभग किसके बराबर हो रहा है, FP के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। FM को आप लगभग FP के बराबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ध्यान से फिगर देखिए, FM को आप FP के क्या कर सकते हो, बराबर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए अगर समीप हो, ऐसा हो, तो FM किसके बराबर होगा, MF, जिसको आप FM बोलिए या MF बोलिए, तो MF किसके बराबर होगा, आंसर है PF के। MF किसके बराबर होगा, PF के। इससे पहले जो इक्वेशन बनाया था उसको हमने बना दिया 3, इसको बना लिया 4। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, समीकरण 3 व 4 से क्या समझ में आता है आपको, ये CF MF के बराबर है और यही MF PF के बराबर है, यानी कि ये CF PF के बराबर भी होगा। क्लियर है चीजें, तो मैंने लिख दिया CF बराबर PF, इसको कोई इक्वेशन बना दिया, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ठीक। अब मैं फिर से चित्र देखता हूं, देखिए चित्र से ध्यान दीजिए, चित्र में आ जाइए फिर से एक बार। ये रहा आपके सामने चित्र, ये चित्र रहा, चित्र ये रहा, ये क्या है, यही तो है PC। अगर यहाँ देखो चित्र में ध्यान से देखिए, PC है ये ना, ये क्या है, पूरा P से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या है, PC को अगर आप शब्दों में या दो तोड़ कर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, PF प्लस FC। तो मैं उसी चीज़ को फिर से देखिए, PC को अगर मैं कहूँ तोड़ के लिखो तो आप लिख सकते हो PF प्लस FC, उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो चित्र से PC बराबर PF प्लस CF यानी कि FC। ठीक, अब मैं इसी को और देखिए, तो PC बराबर PF प्लस समीकरण नंबर 5 का प्रयोग कर लेता हूँ। ये PF किसके बराबर है, CF के, तो इस CF के स्थान पर भी हम PF लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो मैंने लिख दिया CF के स्थान पर भी क्या लिख दिया, PF लिख दिया। तो ये एक PF और एक PF, कितना PF हो गया, 2PF, 2PF। तो PC किसके बराबर हो गया, 2PF को, इतना 2PF के, इतना हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर से आइए यहाँ पर, PC बराबर 2PF। अब PC वाला डिस्टेंस ध्यान से देखिए, P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, P क्या है भैया, दर्पण का ध्रुव है, C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता
त्रिज्या, इसको हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। तो इस पीसी को हम लोग किससे लिख देते हैं? आंसर इस पीसी को भी लिख देते हैं कैपिटल आर से। कैसे लिख देते हैं? कैपिटल आर से। ये चीज़ समझ में आई? 2 लिख लिया। पीएफ के बारे में देखिए, यहाँ आ जाइए फिर से एक बार। पीएफ क्या है? पी ध्रुव है, एफ क्या है? फोकस, दूरी, फोकस है। तो ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और उससे उसको किससे लिखते हैं? आंसर स्मॉल एफ से। तो मैंने यहाँ पर पी एफ के स्थान पर क्या लिख दिया? स्मॉल एफ। या इसी को मैं अगर पक्षांतर करके लिखना चाहूँ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा, आर के साथ करेगा भाग, तो एफ बराबर r/2। ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन ही दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन को बताता है। इसका अगर मैं शाब्दिक आपसे पूछूं कि शब्दों में इसको लिखिए, तो आप शब्दों में कैसे लिखोगे? तो शब्दों में आप यहाँ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? क्या समझ रहे हो यहाँ से? फोकस दूरी, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो पूरा रिलेशन रहा, ये किससे संबंधित रहा? आंसर है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को बताने वाला ये रिलेशन है। आप कैसे करते हैं, एक बार पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरी बार देखिएगा, समझ में आ जाता है। तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप लगातार मुझसे जुड़िए और प्रश्न पूछते रहिए। सारे प्रश्नों का मैं निदान करता रहूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।